हेलो, नमस्ते एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल द क्लासमेट गुरु चैनल पे आप सभी का स्वागत है। द हिंदू के नए सेशन के साथ आज फिर हम हाजिर हैं। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स है सबसे पहले हाईलाइट के थ्रू हम देखेंगे, उसके बाद हम उसकी इन डिटेल चर्चा करेंगे। इकोनॉमी से रिलेटेड और अलग अलग डायमेंशंस, अलग अलग सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही अच्छे कुछ आज आर्टिकल्स हैं, कुछ न्यूज़ है नेशनल इंटरनेशनल, तो सबको देखेंगे ध्यान से। तो बिना वक्त गवाए चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास को। तो आज सबसे पहले इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या है। पहला है आपका डिस्कस्ड पीस फार्मूला विथ इंडिया यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर। अभी यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया के 2 दिन के विजिट पे थे और उन्होंने इंडिया और यूक्रेन को साथ में लेकर के बायलैटरल क्या आगे हमारे वे फॉरवर्ड्स होंगे उस पर बात की। साथ के साथ में जो यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड जो ग्लोबल एक पीस, एक शांति कैसे स्थापित की जाए, इस पर वार्ता करने के लिए इंडिया से क्या किया है, रिक्वेस्ट की है कि वो दोनों देशों के बीच में मीडिएटर का काम करे। तो क्या है न्यूज़ उसको देखेंगे, साथ के साथ ये ग्लोबल पीस फार्मूला क्या है यूक्रेन का उसको भी हम देखेंगे। अगली हमारी हाईलाइट इकोनॉमी से रिलेटेड है। बैंक्स जीएनपीए सेट इम्प्रूव 2.1% बाय फिस्कल ईयर 2025। तो ये बोला गया है, केयर की एक रिपोर्ट आई है, इसमें रेटिंग में बोला गया है कि फिस्कल ईयर जो 2025 रहने वाला है उसमें बैंकों का जो जीएनपीए है, जो नेट परफॉर्मिंग एसेट होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है, ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहते हैं इसको, तो इसमें थोड़ी इंप्रूवमेंट देखी गई है। तो देखेंगे हम इसको अपने पीटी के लिहाज से कि क्या होता है जीएनपीए, क्या होता है एनपीए, स्ट्रेस्ड असेट क्या होते हैं, सब स्ट्रेस्ड एसेट क्या होते हैं। तो बिल्कुल एक अच्छा, बहुत ही अच्छा पीटी के लिहाज से आपका यहाँ पर फैक्ट तैयार हो जाएगा। तीसरा हाईलाइट क्या है, गवर्नमेंट एक्सटेंड वैलिडिटी ऑफ एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ। जो एफसीआरए रजिस्ट्रेशन होता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट, एनजीओ को क्या होता है, विदेशों से ऋण लेने संबंधित कुछ इसमें नियम कानून होते हैं, तो उसकी डेट को अभी, इनके रिन्यूएबल की डेट को अभी एक्सटेंड कर दिया गया है जून 30 तक। तो हम देखेंगे पहले न्यूज़ क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि एफसीआरए एक्ट क्या है, उसमें 2020 में कुछ अमेंडमेंट हुए हैं, तो क्या नए प्रोविजंस उसमें शामिल किए गए हैं उसको हम देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ है जैम, GEM में ऑफर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स। तो ये जो जैम है वो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है जहाँ पर ऑनलाइन क्या होता है, जो भी बिक्री होती है या जो भी ऑक्शन होता है या फिर क्या कहना चाहिए नीलामी होती है कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह से रिलेटेड, वो सब क्या है, एक तरीके का पोर्टल है जहाँ पर ये सारे काम होते हैं। तो अभी उसमें बोला गया है कि जो कंस्ट्रक्शन वाली फील्ड है उसको भी जैम पोर्टल के तहत लाया जाएगा, सो दैट और पारदर्शिता आ सके, ट्रांसपेरेंसी आ सके। तो देखेंगे हम इसको क्या है इसकी न्यूज़। अगला हाईलाइट है ट्रेडर्स रिटेलर्स मस्ट रिपोर्ट वीकली वीट स्टॉक। अभी क्या हुआ है, इंडिया में जो वीट है, जो गेहूं है, उसके स्टॉक में कुछ कमी देखी गई है और जो गवर्नमेंट का प्रोक्योरमेंट होता है, गवर्नमेंट के पास जो स्टोरेज होता है उसमें भी कुछ कमी देखी गई है गेहूँ के रिगार्डिंग। तो इंडिया ने, जो सरकार है हमारी, उसने ये बोला है कि अब जिन सप्लायर के पास या जो ट्रेडर्स हैं उनके पास में जितना भी स्टॉक होगा उनको पूरा बताना पड़ेगा ऑनलाइन, या फिर गवर्नमेंट को ये नोटिफाई करना पड़ेगा कि उनके पास कितनी वीट है, क्या है, नहीं है। तो इससे क्या होगा, एक ट्रांसपेरेंसी आएगी। साथ के साथ क्या होता है, जब ये स्टॉक बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, तो क्या होता है, वो चीज़ें महंगी हो जाती है, तो खरीद फरोख्त जो है वो क्या होता है, इलीगल काम बहुत ज़्यादा होने लग जाता है, ब्लैक में चीज़ें बिकने लग जाती हैं। तो उसको रोकने के लिए गवर्नमेंट ने इन सारे ट्रेडर्स को, सप्लायर्स को बोला है कि अब उनको बताना पड़ेगा कि उनके पास कितना स्टॉक है। अगली जो हमारी न्यूज़ है ये कैंसर के दवाओं से रिलेटेड है। जो एस्ट्राजेनेका कंपनी है उसको CDSCO एक ड्रग नियामक कंपनी है जिसने क्या किया है, एस्ट्राजेनेका को अभी अप्रूवल दिया है कैंसर को ठीक करने के लिए। 2 टाइप के कैंसर है जिनको ठीक करने के लिए अभी एस्ट्राजेनेका एक दवाई पर काम कर रही है, तो इसको परमिशन दी गई है CDSCO के द्वारा। अब हम देखेंगे इससे रिलेटेड न्यूज़ क्या है, उसके बाद हम CDSCO के बारे में देखेंगे कि CDSCO क्या है, कैसा संगठन है ये, इंडिया में क्या काम करता है। अगली हमारी हाईलाइट है नोटिफाइड नॉर्म्स टू मेक मूवीज़ एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड पर्सन। हाई कोर्ट है, यहाँ पर बोला गया है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है, जो डिसेबल्ड पर्सन है, उनके लिए क्या करे गवर्नमेंट, जो है वो मूवीज़ वगैरह में, सिनेमा के क्षेत्र में जो भी उनको आसानी हो सके, ऐसे जो एनवायरनमेंट, ऐसे जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम करे, ऐसा हाई कोर्ट ने डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को। तो हम देखेंगे कि क्या है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और क्या डिसेबल पर्सन की क्या समस्याएं हैं और उसको कैसे ठीक करने के लिए हाई कोर्ट ने बात की है। अगली हाईलाइट है बैंक अकाउंट्स कैन नॉट बी फ्रोजन अंडर UAPA विदाउट सेटिस्फैक्शन ऑफ फंड्स। ये मद्रास हाई कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है जिसमें बोला गया है कि जो अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्ट है, अनलॉफुल एक्टिविटी होती है, UAPA एक्ट होता है, उसके तहत क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को क्या किया जाता है, 180 दिनों के लिए क्या डिटेन कर दिया जाता है बिना किसी कारण के। साथ के साथ जो कंपनी या जो व्यक्ति, जो संस्था इस UAPA के अंदर आ जाती है, फिर उनका बैंक वगैरह सीज कर दिया जाता है। तो अभी मद्रास हाई कोर्ट ने बोला है कि बिना सेटिस्फैक्शन
सेटिस्फैक्शन के कि वो जो फंड है वो इलीगल है या उसका यूज़ इलीगल काम में हो रहा है। जब तक सेटिस्फैक्शन नहीं हो जाता है, जब तक ये श्योर नहीं हो जाता, तब तक किसी भी बैंक अकाउंट को क्या नहीं किया जाएगा, फ्रोज़न नहीं किया जाएगा। तो हम इससे रिलेटेड न्यूज़ भी देखेंगे, साथ के साथ हम UAPA क्या होता है, कब ये आया था, उसको भी हम देखेंगे, क्योंकि पीटी में आपके ऐसे प्रश्न बनते हैं। अगली जो हमारी हाईलाइट है वो क्या है, फॉलोइंग UN वीटो रशिया सेज बिग पावर्स नीड टू स्टॉप स्ट्रगलिंग नॉर्थ कोरिया के पक्ष में अभी US जो रशिया है उसने बात की है। यूनाइटेड नेशन की जो सिक्योरिटी काउंसिल है वहाँ की बैठक हुई है, वहाँ पर रशिया ने वीटो कर दिया है नॉर्थ कोरिया के लिए। सभी को पता है कि नॉर्थ कोरिया जो है वो अलग थलग ही रहता है, जो USA हो गया या फिर अन्य जो कंट्रीज़ हो गई वो उसको क्या करती है, हमेशा बाइकआउट करती हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मैसिव लेवल पर न्यूक्लियर जो भी परीक्षण वगैरह करता रहता है। तो उसके रिगार्डिंग रशिया ने बात की है कि ये सही नहीं है कि नॉर्थ कोरिया को हर जगह से बाइकआउट कर दिया जाए, थोड़ा उनके भी पक्ष सुनो। और फिलहाल रशिया ने उनके फेवर में वीटो किया है, तो थोड़ा सा हम इसके बारे में भी देखेंगे। अगली हमारी न्यूज़ है 5 डेड ओवर 100 हॉस्पिटलाइज्ड टेकिंग हेल्थ केयर। अभी जापान में क्या हुआ है, इस तरीके की न्यूज़ जनरली इंडिया में आती है, बट जापान जो कि एक बोला जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, हेल्थ के मामले में, एजुकेशन के मामले में बहुत ही वेल डेवलप्ड कंट्री है। वहाँ पर ऐसा देखा गया है कि एक सप्लीमेंट होता है, फूड सप्लीमेंट, जिसकी खाने की वजह से क्या हुआ है, वहाँ पर 100 लोग जो है वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गए हैं, साथ के साथ में कुछ 5 लोगों की डेथ हो गई है। तो देखेंगे कि उसमें कौन सी ऐसी मेडिसिन या कौन सा ऐसा फूड सप्लीमेंट है जिसको खाने के बाद ऐसी चीज़ें हुई है। ये साइंस के पेपर में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारे आज जो सबसे मेन हेडलाइन फ्रंट पेज पे रही वो क्या रही, यूक्रेन और रशिया के जो ये विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है। तो क्या है हमारी हाईलाइट, डिस्कस्ड पीस फार्मूला विथ इंडिया यूक्रेन फॉरेन मिनिस्टर। अभी यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर जी हैं इंडिया की 2 दिन की विजिट पे, और जब वो आए थे उसके 2-4 दिन पहले ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, सबने देखा होगा। उनने उस वीडियो में गांधी जी को कोट करते हुए, गांधी जी के अहिंसा वाली नीतियों को कोट करते हुए इंडिया से ये रिक्वेस्ट की थी कि क्या करे, इंडिया जो है रशिया और यूक्रेन के वॉर में क्या करे, एक मीडिएटर का काम करे। उन्होंने एक तरीके से एक बहुत ही इमोशनल मैसेज जो है वो छोड़ा था इंडिया के लिए, क्योंकि वो 2 दिन बाद आने वाले थे इंडिया, तो उन्होंने सोचा कि एक जो है इमोशनली इंडिया को थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया जाए, सो दैट उनकी सारी बातों को सुना जाए। तो ये पूरा थोड़ा मुद्दा था। अभी फ़िलहाल ये 2 दिन की विजिट पे हैं और एस जयशंकर जी से इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने कुछ बातें की। इनका नाम क्या है फॉरेन मिनिस्टर का, तो फॉरेन मिनिस्टर का नाम है डाइमेट्रो कुलेबा। जो यूक्रेन के फॉरेन मिनिस्टर हैं उनका नाम है डाइमेट्रो कुलेबा, और ये हमारे रशिया के जो रशिया और यूक्रेन का वॉर हो रहा है उसको पीस फार्मूला, उसकी शांति स्थापित करने की बात करने के लिए इंडिया में आए हैं। साथ के साथ में जो इंडिया और यूक्रेन के बीच बायलैटरल जो द्विपक्षीय व्यापार है उसको किस दिशा में आगे लेकर चलना है, इस पर भी इन्होंने बात की। तो सारी चीज़ें तो बैकग्राउंड में चल रही हैं। रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में भी हम रशिया के साथ भी अपना मीडिएशन के साथ काम कर रहे हैं, साथ के साथ हम यूक्रेन की तरफ भी टाइम पे जो भी सपोर्ट है वो हम देते रहते हैं। हमने किसी भी कंट्री का फेवर नहीं किया या हम किसी भी कंट्री के अगेंस्ट नहीं गए हैं। साथ के साथ इंडिया और यूक्रेन का जो बायलैटरल ट्रीटी वगैरह है वो काफ़ी टाइम से चल रही है। इस पूरी बैठक में एक हाईलाइटेड मुद्दा क्या था, हाईलाइटेड मुद्दा था ग्लोबल पीस समिट को लेकर के। अभी जो स्विट्जरलैंड में ग्लोबल पीस समिट होने वाली है, और ग्लोबल पीस समिट में क्या बात होने वाली है, यूक्रेन और रशिया के वॉर को कैसे रोका जाए। मैंने एक हफ्ते पहले एक न्यूज़ डिस्कस की थी जिसमें बताया था कि रशिया शांति के लिए तैयार है, लेकिन रशिया की एक डिमांड है कि अगर यूक्रेन और रशिया का जो बॉर्डर वाला एरिया है वहाँ पर 1000 किलोमीटर तक अगर यूक्रेन बोल दे कि हाँ हम इस क्षेत्र में बिल्कुल भी नहीं आएंगे, तब जाके इसी शर्त पर रशिया ने बोला है कि हम क्या करेंगे, शांति वार्ता स्थापित करेंगे। साथ के साथ ये भी बोला है कि यूक्रेन को हार माननी पड़ेगी, अपनी हार एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, उसके बाद ही शांति पर बात हो पाएगी। तो अभी स्विट्जरलैंड में क्या होने वाला है, ग्लोबल पीस समिट होने वाला है, और ग्लोबल पीस समिट में क्या है, ये बात उठेगी रशिया और यूक्रेन को क्या है शांति स्थापित करने के लिए। और इंडिया कहीं ना कहीं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है, क्योंकि इंडिया और रशिया के संबंध बहुत अच्छे हैं। इस वजह से सभी देशों की निगाहें इंडिया की तरफ है कि इंडिया क्या कर सकता है, इसमें मीडिएटर का काम कर सकता है। इसीलिए फिलहाल अभी यूक्रेन के ये जो एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं कुलेबा जी, वो आए हुए हैं और उन्होंने यही बात की है कि जो अगला ग्लोबल पीस समिट होने वाला है वहाँ पर इंडिया जाएगा, तो इंडिया क्या करे, एक मीडिएटर का काम करे, और इंडिया और रशिया और यूक्रेन के बीच वॉर हो रहा है उसको रोकने के लिए कुछ अपने
काम करें। तो ये तो थोड़ी न्यूज़ थी, फ्रंट पेज पे थी, इसलिए हमने इसको डिस्कस की। हमारा आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो ये है, जिससे हम पीटी के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्या करेंगे, फैक्ट्स तैयार करेंगे। ये जो पूरा टॉपिक है ये आपके जीएस पेपर 3 में इकोनॉमी वाले सेक्टर से लिंक करेगा, जिसमें हमको क्या पता चलता है, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए, चलाने के लिए बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं। साथ के साथ में कुछ बैंकिंग से रिलेटेड टर्म्स होते हैं, रेगुलेशंस होती हैं, जीएनपीए, एनपीए, इन सब से आपके प्रश्न बनते हैं। आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा होगा, तो इसलिए हम इसको यहाँ पर बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। तो एक बहुत अच्छा जो है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आपको मिलेगी। सबसे पहले हाईलाइट देख लेते हैं क्या है, बैंक्स जीएनपीए सेट टू इम्प्रूव टू 2.1% बाय फिस्कल ईयर 2025। तो जो जीएनपीए है बैंकों का वो क्या है, 2.1% इम्प्रूव होने वाला है। कब तक, फाइनेंशियल ईयर 2025 तक। ये केयर की एक रिपोर्ट है, केयर रेटिंग एजेंसी है जिसकी एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये सारी चीज़ें बताई गई है। अब ये पूरा जो हाईलाइट है उससे हमको एक टर्म मिल गया जीएनपीए। आपके एग्जाम में क्या होता है, इकोनॉमी में स्पेशली टर्म्स से जो है प्रश्न बनते हैं। साथ के साथ हम ये देखेंगे कि जीएनपीए या एनपीए के बढ़ने से या घटने से इंडियन इकोनॉमी में क्या इफेक्ट पड़ता है, साथ के साथ में गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे इसका क्या इफेक्ट पड़ता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जीएनपीए होता क्या है। जीएनपीए क्या होता है, जो एनपीए होता है, एनपीए क्या होता है कि मान लीजिए किसी बैंक ने एक व्यक्ति को लोन दिया और उस व्यक्ति को लोन दिया गया। जब लोन दिया जाता है तो बैंक ऐसे तो लोन देती नहीं है, कुछ उसके बदले में कुछ सिक्योरिटी रखती है। जैसे कि कोई व्यक्ति अपनी ज़मीन के कागज़ या अपनी उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी वगैरह है उससे रिलेटेड कुछ भी दस्तावेज, कुछ भी चीज़ें बैंक के पास रखती है और बैंक उसके बदले में क्या देती है, उसको लोन देती है। लेकिन जब उस लोन की रिकवरी नहीं हो पाती है बैंक के पास, चाहे वो ब्याज हो चाहे वो मूल हो, मान लीजिए कि जो प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया वो हो, चाहे उस पर जो इंटरेस्ट है वो, अगर इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ अगले 90 डेज तक रिकवर नहीं हो रही है, 90 दिन यानी कि 3 महीने तक बैंकों को रिकवर नहीं हो रही है, तो ऐसे असेट या ऐसी संपत्ति को क्या करती है बैंक डाल देती है उसको एनपीए के अंदर। तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। नॉन परफॉर्मिंग कहने का मतलब क्या है कि उससे कोई भी अब रेवेन्यू या कोई फ़ायदा, कोई भी बेनिफिट बैंक को नहीं मिल रहा है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो ये समझिए एनपीए का क्या होता है। जब भी कोई लोन देता है बैंक किसी व्यक्ति को, तो उस असेट की अगर क्या हो, उस पर 3 महीने तक या 90 दिनों तक अगर ब्याज नहीं मिल रहा है या फिर उसका मूल भी रिकवर नहीं हुआ, तो ऐसे असेट को डाल दिया जाता है एनपीए में। और ये जब धीरे धीरे बढ़ता जाता है तो इसकी 3 कैटेगरी है जिसको आगे हम डिस्कस करेंगे, जिसमें आता है आपका सब स्टैंडर्ड एनपीए, डबल जो आपका डाउटेबल होता है, साथ के साथ में लॉस असेट होता है। तो ये जो असेट है जब इनकी टाइम लिमिट और बढ़ने लगती है तब क्या होता है, इसको 2-3 अन्य कैटेगरीज में डाल दिया जाता है। फिलहाल जीएनपीए में क्या होता है, जितने भी इस टाइप के एनपीए असेट बैंक के पास में होते हैं, मान लीजिए एक व्यक्ति ने खरीदा, एक व्यक्ति ने लोन लिया, ऐसे तो कई सारे व्यक्ति, कई सारे लोग हैं जो बैंकों से ऋण लेते हैं। तो जो भी असेट या जो भी आप कह लीजिए जो भी परिसंपत्ति है बैंकों की, वो एनपीए के कैटेगरी में चली जाती है। जब उन सब को जोड़ दिया जाता है, मर्ज कर दिया जाता है, तो क्या निकलता है, ग्रॉस एनपीए निकलता है, यानी कि सकल एनपीए निकलता है। तो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट में क्या होता है, ऐसी परिसंपत्तियां होती हैं, ऐसे ऋण होते हैं जो क्या है बहुत लंबे समय तक, 3 महीने तक कोई भी परफॉर्मेंस, कोई भी बेनिफिट नहीं दे रहे हैं बैंकों को, ना उस पर ब्याज प्राप्त हो रहा है, ना उस पर मूलधन उसका प्राप्त हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को जब हम जोड़ देते हैं ऐसी परिसंपत्तियों को, तो क्या बनता है, जीएनपीए बनता है। ये आपको बहुत ही आसान शब्दों में समझाने के लिए ये बात थी। अब इसमें क्या होता है, जैसा कि मैंने बताया कि 3 टाइप से एनपीए को डिस्क्राइब किया जाता है। अगर ये एनपीए की जो डेट है 90 दिनों से और आगे बढ़ जाती है तो फिर उसको अलग अलग कैटेगरी में डाल दिया जाता है। साथ ही साथ इस आर्टिकल में कुछ रिट ऑफ के बारे में बात की गई है, तो हम उसको भी देखेंगे। स्ट्रेस्ड असेट की बात की गई है, उसको भी हम देखेंगे। और यहीं से आपके पीटी में प्रश्न बनते हैं, यहाँ से और कोई प्रश्न नहीं बनेगा। यही पूछा जाएगा कि जीएनपीए क्या होता है, सब स्टैंडर्ड असेट क्या होते हैं, डाउटफुल या लॉस असेट क्या होते हैं, साथ के साथ में रिट ऑफ क्या होता है। तो इकोनॉमी में की टर्म से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। तो जब सबसे पहले मैंने बताया कि एनपीए क्या होता है, जब बहुत टाइम तक आपकी कोई व्यक्ति ने बैंक से लोन लिया है और वो परफॉर्म नहीं कर रहा, ना उसका ब्याज दे रहा है, ना उसका मूलधन दे रहा है, तो ऐसे असेट को क्या करते हैं, एनपीए की कैटेगरी में डालते हैं। जब ऐसे बहुत सारे व्यक्तियों का असेट जो है वो एनपीए की कैटेगरी में चला जाता है, उसको मर्ज कर दिया जाता है और वो बन जाता है जीएनपीए। ये बैंकों के रिस्पेक्ट में बात हो रही है। जब ये जो चीज़ें बहुत टाइम तक रिकवर नहीं होती हैं, तो 3 टाइप की कैटेगरीज में इनको डाला जाता है। देखिए, सबसे पहला होता है सब स्टैंडर्ड असेट। सब स्टैंडर्ड असेट में क्या होता है, जब 12 महीने से
कम, यानी कि एनपीए जो है वो जो भी रिकवरी है वो 12 महीने तक चल रही है, 12 महीने से कम है और इतने महीने के अंदर अंदर जो रिकवरी नहीं हो पाई है, तब उसको सब स्टैंडर्ड असेट बोला जाता है। मतलब कि लोन दिए हुए 12 महीने हो गए हैं और 12 महीने तक अभी क्या है, कोई भी मूलधन नहीं आ रहा, कोई भी ब्याज नहीं आ रहा, तो उसको डालते हैं हम सब स्टैंडर्ड असेट में। उसके बाद आता है सेकेंड, डाउटफुल असेट। जब ये टाइम लिमिट है 12 महीने से आगे बढ़ जाती है, यानी कि 12 महीने तक अगर रिकवरी नहीं हुई, इट मीन्स वो क्या है, सब स्टैंडर्ड असेट है। लेकिन जब ये टाइम लिमिट 12 महीने से ऊपर हो जाती है, तब उसको क्या करते हैं, डाउटफुल असेट में डाल देते हैं। तो वो जो असेट है, वो जो परिसंपत्ति है, वो क्या होती है, डाउटफुल असेट की कैटेगरी में चली जाती है। कब? जब एनपीए 12 महीने से ज़्यादा हो जाता है, यानी कि जो भी परिसंपत्तियों पर आपका कहना चाहिए भुगतान है, वो 12 महीने से ज़्यादा समय से नहीं हो रहा। फिर अगला जो कैटेगरी आती है लॉस असेट का। लॉस असेट क्या होता है, हानि परिसंपत्तियां बैंक। इसमें क्या होता है, 3 साल, अगर ये जो एनपीए वाली कैटेगरी में 3 साल तक कोई संपत्ति रहती है, मतलब 3 साल हो गए हैं, ना उस पर ब्याज आ रहा है, ना उस पर मूलधन आ रहा है, तब उसको लॉस असेट बोल दिया जाता है। मतलब बैंक अब उम्मीद छोड़ देती है कि इससे रिकवरी हो जाएगी। आप विजय माल्या का केस देख लीजिए, नीरव मोदी का केस देख लीजिए, इसी तरीके के केस है जो जिसमें वो लोन ले लिया उन्होंने और वो सालों सालों तक गायब रहे। तो बैंक जब 3 साल के बाद भी अगर उसकी एसेट पर रिकवरी नहीं हो पाती है, तो ऐसे असेट को वो क्या करता है, लॉस असेट में डाल देता है। तो मैंने यहाँ पर आपको एनपीए बताया, जीएनपीए बताया, फिर उसकी 3 कैटेगरीज बताई। अब इसमें एक टर्म होता है स्ट्रेस्ड असेट। स्ट्रेस्ड असेट क्या होता है, एनपीए और रिकंस्ट्रक्टिंग जो एसेट होते हैं उसको जोड़ करके साथ के साथ रिट ऑफ असेट को घटा करके निकाला जाता है। और ये स्ट्रेस्ड असेट क्या होता है, बैंकों पर कितना दबाव है इसको बताता है, यानी कि बैंक की हालिया स्थिति क्या है इस पर बात करता है कौन, स्ट्रेस्ड असेट। तो यहाँ पर 2 टर्म है स्ट्रेस्ड असेट निकालने के लिए, एक तो एनपीए हमने देख लिया, दूसरा टर्म क्या है आपका रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ असेट, और तीसरा टर्म क्या है, रिट ऑफ असेट। तो यहाँ पर हम इसको डिस्कस करेंगे कि ये दोनों टर्म क्या होते हैं, क्योंकि आपके इकोनॉमी में अब पीटी वगैरह में इस तरीके के प्रश्न बनते हैं। तो सबसे पहले जो रीस्ट्रक्चरिंग असेट क्या होता है, रीस्ट्रक्चरिंग असेट कहने का मतलब है, इसके नाम से ही समझ में आ रहा है कि रीस्ट्रक्चराइज किया जा रहा है, यानी कि कोई उसका पहले रूप था, अब उसके रूप को थोड़ा सा बदला जा रहा है। रीस्ट्रक्चरिंग का यूज़ बैंक क्यों करती है, जब लगता है कि सामने वाला व्यक्ति अब लोन बिल्कुल भी नहीं दे पाएगा, तो उसको थोड़ा सा लोक लुभावन वाली चीज़ें दी जाती है। जैसे कि बैंक जो क्या करती है, ब्याज दरों में थोड़ी कमी कर देती है या टाइम लिमिट बढ़ा देती है। जैसे कि मान लीजिए कभी किसी व्यक्ति को पैसा या लोन जो है वो 10% ब्याज पर दिया गया था, अब उसकी रिकवरी नहीं हो रही है, तो बैंक क्या करती है, ब्याज को कम कर देती है कि चलो भाई तुम 10% पे तो दे नहीं रहे हो, 5% कर दिया, 5% पे ही तुम हमारा जो भी मूलधन है या ब्याज है उसको लौटा दो। तो ये एक तरीके की रीस्ट्रक्चरिंग हुई। दूसरा ये होता है कि कई बार होता है बैंक 2 साल या 3 साल के लिए लोन देती है, तो अब जब बैंक को लग जाता है कि इतने टाइम लिमिट में सामने वाला व्यक्ति लोन नहीं चुका पाएगा, तो क्या करती है, वो उस टाइम लिमिट को थोड़ा और बढ़ा देती है। ये सारा फॉर्मूला सिर्फ इसलिए यूज़ किया जाता है सो दैट बैंकों को जो लॉस हो रहा है उसकी रिकवरी हो जाए। व्यक्ति बिल्कुल देने की कंडीशन में नहीं है, 2 साल 4 साल के अंदर दे दे, या 10% ब्याज नहीं दे पा रहा तो कम से कम 5% ही दे दे। तो रीस्ट्रक्चरिंग करके क्या किया जाता है, लोन की रिकवरी करने की कोशिश की जाती है। एक दूसरा टर्म है इसमें क्या है, रिट ऑफ असेट। रिट ऑफ असेट क्या होता है, देखिए जब बहुत बैंकों का क्या होता है, जब बैंकों की असेट जो है वो ऐसे एनपीए की कैटेगरी में जाती होती है, तो आरबीआई क्या करता है, उनको रेगुलेट करने का काम करता है। जब भी आरबीआई को ऐसा लगता है कि कोई बैंक अब अगर इसको नहीं रोका गया, कंट्रोल नहीं किया गया, तो ये दिवालिया हो जाएगी, तो बैंक आरबीआई क्या करती है, उस पर प्रोविजनिंग कर देती है। प्रोविजनिंग करने का मतलब है कि कुछ रूल्स बना देती है उस बैंक के लिए जो डूब रहा है, उसके लिए कि आपको इतने पैसे रखने ही पड़ेंगे, अब आपको इनको लोन नहीं देना है, इतना लोन आपको पैसे लेने नहीं है। ये सारी चीज़ें प्रोविजनिंग एक टर्म होता है। प्रोविजनिंग के थ्रू जो आरबीआई क्या करती है, रेगुलेशन लगाती है बैंकों के ऊपर। तो जब बैंकों के ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन बढ़ता है तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि जो बैंक है उनका काम बाधित होगा। अगर आरबीआई उन पर प्रोविजनिंग लगा दे, उनके ऊपर दबाव आ जाए कि आपको इतना लोन नहीं देना है या आपको इतना संपत्ति रखना ही है बैकलॉग में, तो फिर क्या होगा, बैंकों को लगेगा कि उनका जो काम करने का जो तरीका है या जो उनका अधिकार है वो कम हो रहा है। तो बैंक इससे बचने के लिए क्या करती है, जो भी असेट जो आपके एनपीए में चले जाते हैं उनको रिट ऑफ में डाल देती है। रिट ऑफ कहने का मतलब क्या है कि बैंक अपने बैलेंस शीट में दिखा देती है कि इसकी हमने रिकवरी कर ली है।
ऐसा बैंक अपने बैलेंस शीट में दिखाती है कि हम इस असेट की रिकवरी क्या है अन्य माध्यमों से कर रहे हैं, लेकिन अभी इसकी रिकवरी हुई नहीं है। ये बैंक सिर्फ और सिर्फ अपने बैलेंस शीट को क्लियर करने के लिए, सो दैट वो आरबीआई की प्रोविजनिंग से बच जाए, इसके लिए बैंक क्या करती है, अपने जो एनपीए होते हैं उसको रिट ऑफ कैटेगरी में डाल देती है। अब ये रिट ऑफ का क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है कि बैंक एक्चुअली में तो डूब रहा है, लेकिन अपनी बैलेंस शीट को उन्होंने साफ दिखा दिया है। तो क्या होता है कि एक टाइम के बाद क्या होता है, वो बैंक डूब जाता है, बहुत ही दिवालिया कंडीशन हो जाती है, और बैंकों में जिन भी व्यक्तियों का खाता होता है या जिन व्यक्तियों ने पैसा जमा किया हो जाता है वो भी डूब जाते हैं। तो एक क्राइसिस वाली स्थिति आ जाती है। तो इसमें बात की जाती है कि ये जो रिट ऑफ है इसको कम किया जाए, बैलेंस शीट सुधारने के लिए क्या है, बैंक इस तरीके की चीज़ों का प्रयोग कम से कम करे। तो स्ट्रेस्ड असेट की गणना कैसे की जाती है, इन्हीं एनपीए प्लस रीस्ट्रक्चरिंग असेट कितनी है उस बैंक की, साथ के साथ रिट ऑफ असेट कितनी है, इन सब को कैलकुलेट करके स्ट्रेस्ड असेट निकाला जाता है। अब ये स्ट्रेस्ड असेट का क्या और एनपीए का क्या नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, अगर एनपीए बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है किसी बैंक का तो उसको अर्थव्यवस्था में कुछ साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए किसी बैंक ने दिखाया कि उनका स्ट्रेस्ड असेट या एनपीए बहुत ज़्यादा है, तो फिर दूसरे जो इन्वेस्टर है उनके बैंक में इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, निवेश की कमी हो जाएगी। साथ के साथ में जो मार्केट होता है उसमें क्या होता है, इम्बैलेंस वाली चीज़ आ जाएगी, है ना। इसका इफेक्ट जो गवर्नमेंट के पॉलिसीज़ पर क्या पड़ता है कि गवर्नमेंट को क्या होगा, अगर इस तरीके की एनपीए और स्ट्रेस्ड असेट बढ़ते हैं तो राजकोषीय घाटा जो होता है वो गवर्नमेंट का बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो ये कुछ टर्म्स थे, हमने स्टार्ट किया था एक हाईलाइट से, एक हेडलाइन से, जो बात कर रहा था कि जो हमारे यहाँ पर 2.1% का भी ग्रॉस नेशनल एनपीए जो होने वाला है, और हमने पूरा उसके बैकग्राउंड में जाकर के जो भी आपके एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते थे यहाँ पर हमने डिस्कस किया। अब आई होप, मुझे नहीं लगता कि आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूज़न रहा होगा, क्योंकि जितने भी की टर्म्स हैं इस टॉपिक से रिलेटेड आपके एग्जाम में प्रश्न बनेंगे उस सभी को हमने यहाँ पर क्या कर लिया, चर्चा कर ली। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे नए आर्टिकल, अगले आर्टिकल की तरफ। इसमें क्या बोला गया है, गवर्नमेंट एक्सटेंड वैलिडिटी फॉर एफसीआरए रजिस्ट्रेशन ऑफ एनजीओ स्टिल जून 30। तो एफसीआर एक होता है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट होता है। इसमें क्या होता है, जितने भी हमारे यहाँ एनजीओज होते हैं ना, जो नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, उनको क्या होता है, विदेशों से पैसा लेने के लिए क्या किया जाता है, एफसीआरए के अंदर रजिस्टर होना पड़ता है। अभी हाल ही में एफसीआरए को 2020 में संशोधन किया गया था। ये एक्ट जो है वो पहले 1976 का था, फिर उसका 2010 में उसमें संशोधन किया गया, और फाइनल जो है अभी लेटेस्ट 2020 में संशोधन किया गया था एफसीआरए में। इसके थ्रू क्या किया गया था, कुछ एनजीओज ऐसी थी जो विदेशों से पैसा लेती थी, तो उन पर एक नॉर्म सेट कर दिया था गवर्नमेंट ने कि किन एनजीओ को विदेशों से पैसा लेने की अनुमति है और किन को नहीं है। जब ये मुद्दा आया था तब बहुत ज़्यादा हाईलाइट हुआ था। उसी एफसीआरए एक्ट में एक और बात कही गई थी कि जो भी एनजीओ है उनको हर 5 साल में क्या है, अपने को रिन्यू कराना पड़ेगा, यानी कि फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, या फिर जो एनजीओ हैं जो अभी रजिस्टर्ड नहीं है उनको क्या है, इसी एक्ट के थ्रू क्या किया जाता है, रजिस्ट्रेशन कराना होता है, सो दैट वो विदेशों से क्या कर सके, अपने एनजीओ के लिए पैसा ले सके, ऋण जो भी अनुदान ले सके। तो ये अभी फिलहाल उस डेट को, रजिस्ट्रेशन की डेट को गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, जून 30 के लिए एक्सटेंड कर दिया है। तो ये तो हुई न्यूज़। अब हम इसको देख लेते हैं थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाके। मिनिस्ट्री ऑफ जो गृह मंत्रालय जो है वो क्या करती है, होम मिनिस्ट्री जो है ये पूरा रेगुलेट करती है। अब हम देख लेते हैं कि एफसीआरए है क्या। तो एफसीआरए क्या है, विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक है 2020 का, और ये 2010 के एक्ट में संशोधन करता है। इसमें क्या बात की गई है कि जो भी एनजीओ है या जो भी व्यक्ति है जो विदेशों से पैसा ले रहे हैं, उनके पास में कुछ आधार या दस्तावेज होने चाहिए जिसके थ्रू वो क्या कर सकते हैं, अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं एफसीआरए के अंदर। और एफसीआरए में जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक ऐसे व्यक्तियों को विदेशों से चंदा लेने की मनाही होगी। तो मतलब अगर विदेशों से चंदा लेना है, डोनेशन लेना है, तो एफसीआरए में क्या होना पड़ेगा, रजिस्टर होना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि इस एफसीआरए एक्ट में एक चीज़ मैंडेटरी की गई है कि उन्हीं व्यक्तियों या उन्हीं एनजीओज को क्या मिलेगा, डोनेशन मिलेगा विदेशों से जिनकी शाखा क्या हो, दिल्ली में एसबीआई जो बैंक है उसमें उनकी एक शाखा होनी चाहिए। मतलब जिन भी एनजीओज को या जिन व्यक्तियों को विदेशों से पैसा लेना है उनका क्या होना चाहिए, दिल्ली का जो
जो स्टेट बैंक का जो शाखा है वहाँ पर, ब्रांच है, वहाँ पर अकाउंट होना चाहिए, तभी जाके इनको क्या मिलेगा, विदेशों से योगदान मिलेगा। साथ के साथ इस एक्ट में एक और बदलाव किया गया था और ये बदलाव करके बोला गया था कि जो भी डोनेशन आएगा उसका 20% तो आप प्रशासनिक चीज़ों में खर्च करो, जो भी आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो भी आपके डेवलपमेंट्स हैं, आपके अदर खर्चे हैं, उसमें खर्च करेंगे, लेकिन 80% जितना कंट्रीब्यूशन आएगा उसको आपको उसी काम के लिए खर्च करना है जिस काम के लिए उस डोनेशन को लिया गया है। तो FCRA 2020 में ये संशोधन किया गया था। अभी फिलहाल क्या है, उसमें एक और बात की गई है, जैसा मैंने पहले बताया कि हर 5 साल के अंदर क्या होना चाहिए, इसको रिन्यू कराना चाहिए। तो अभी उसी डेट को क्या किया है, गवर्नमेंट ने एक्सटेंड कर दिया है। अगर कोई NGO रिन्यू नहीं करा पाता है तो उनकी जो है क्या करना चाहिए, उनका रजिस्ट्रेशन निरस्त हो जाएगा और फिर वो विदेशों से लोन वगैरह या अनुदान वगैरह नहीं ले पाएंगे। तो ये जो था हमारी न्यूज़ थी और इसमें हमने क्या कर दिया, FCRA के थ्रू जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन सकते थे उसको हमने डिस्कस किया। अभी जो मैंने प्रशासनिक खर्च वाली चीज़ बताई जो कि 20% की गई है, पहले जो 2010 का एक्ट था उसमें वो सीमा 50% थी। तो आपसे ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है कि पहले ये सीमा 50% थी, अब उसको घटा करके 20 कर दिया गया है। मैं जो भी पॉइंट्स यहाँ पर ऐड करती हूँ वो बिल्कुल एज इट इज़ स्टेटमेंट वाइज आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इसलिए उसको यहाँ पर ऐड किया जाता है। तो जो भी अभी क्या चेंज किया गया है कि जो प्रशासनिक खर्च होगा, जो भी डोनेशन मिलेगा उसका 20% प्रशासनिक खर्च में और 80% जिस काम के लिए डोनेशन लिया गया। सपोज कुछ NGO होते हैं जो केवल बच्चों के लिए काम करते हैं तो उनका 80% उन बच्चों के लिए जाना चाहिए। कुछ NGOs ऐसे होते हैं जो वृद्धों के लिए काम करते हैं तो उनका 80% वृद्धों की देखरेख के लिए ही जाना चाहिए। तो 80% काम डोनेशन उसी चीज़ के लिए यूज़ होगा जिस काम के लिए उसको लिया गया है। ये थोड़ी न्यूज़ थी और उसके हमने बैकग्राउंड को डिस्कस किया। अब अगला जो हमारा काम है वो ट्रांसपेरेंसी को लेकर के है। जेम में ऑफर वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट्स। देखिए अभी क्या हुआ है, गवर्नमेंट का एक गवर्नमेंट मार्केट प्लेस पोर्टल है, ये एक तरीके का पोर्टल है जिस पर क्या किया जाता है, जितने भी खरीदारी है, जैसे कि कोई ट्रेडर्स होते हैं या टेंडर्स वगैरह आते हैं, उसको इस पोर्टल पर रजिस्टर करवा करके ऑनलाइन क्या किया जाता है, बिडिंग की जाती है। ऑनलाइन क्या होता है, ऑक्शन के थ्रू या फिर नीलामी के थ्रू गवर्नमेंट से टेंडर लिया जाता है। तो अभी उसमें जो हमारे गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने बोला है कि इनमें क्या किया जाएगा। अभी तक ये अनाज वगैरह से रिलेटेड और गुड्स और सर्विसेज से रिलेटेड था। अब इसमें एक और चीज़ ऐड करी गई है कि जो कंस्ट्रक्शन यानी कि बिल्डिंग वगैरह बनाने वाले जो भी टेंडर्स हैं उनको भी अब जेम पोर्टल के अंदर शामिल किया जाएगा। तो क्या है इसमें, क्या होगा, फ़ायदा ये होगा कि ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। साथ के साथ में गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो इस तरीके की नीलामी होती है उसमें क्या होता है कि जब अगर ऑफलाइन या पेपर वर्क के इतर कोई काम होता है तो उसमें 6-6 महीने लग जाते हैं किसी भी टेंडर को पास कराने में। साथ के साथ ये होता है कि ऑनलाइन चीज़ें नहीं है तो केवल और केवल जो लोकल लेवल पे जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं वही जो है टेंडर भर पाते हैं। अभी ऑनलाइन हो जाएगा ये सारा मामला, तो क्या होगा कि इंटरनेशनल, नेशनल, इंटरनेशनल लेवल पे क्या होगा, टेंडर्स मिलेंगे। साथ के साथ गवर्नमेंट के पास भी बहुत सारे ऑप्शन होंगे और जो टाइम ड्यूरेशन है, जो पेपर वर्क का जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कहीं ना कहीं बच जाएगा। तो ये एक जो गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस रहता है गवर्नमेंट का, उससे रिलेटेड ये पूरा आपका इशू है। और ये आपके GS पेपर 2 में आप इसको बिल्कुल शामिल कर सकते हैं। GS पेपर 2 में जो गवर्नेंस वाला जो टॉपिक है उसमें गवर्नेंस की बात की जाती है, तो गवर्नेंस से आप इसको लेकर के रिलेट कर सकते हैं। साथ के साथ आप इसको GS पेपर 3 में भी आप लिंक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं मार्केट को रेगुलेट करने की बात हो रही है। वहाँ पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो रही है तो आपके GS पेपर 3 के इकोनॉमी वाले सेक्टर से भी ये लिंक करता है। कोई भी टॉपिक को होलिस्टिकली पढ़ना होता है, केवल एक पेपर से या एक सब्जेक्ट से उसको स्टिक करके नहीं पढ़ना होता है। आप उस टॉपिक से कितने डायमेंशंस में यूज़ कर सकते हैं, ये बेस्ट स्ट्रेटजी होती है। तो जेम जो है उसमें अभी फ़िलहाल जो कॉन्ट्रैक्ट, जो बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्शन है उसको भी शामिल करने की बात की जा रही है। ये पूरी न्यूज़ है। अब थोड़ा सा हम चल लेते हैं जेम के बारे में, थोड़ी सी बैकग्राउंड देख लेते हैं। तो जेम आया कब था? तो सबसे पहले 2016 में जो जेम को क्या किया गया था, लाया गया था और इसके एक ही मोटिव था, क्या था? पारदर्शिता को लाना। इसमें क्या होता है, वस्तुओं और सेवाओं की सार्वजनिक खरीद बिक्री की जाती है, यानी कि गवर्नमेंट क्या करती है, ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जो भी गुड्स होती हैं या सर्विसेज होती है उसकी खरीद बिक्री करती है। साथ के साथ नीलामी करती है, टेंडर वगैरह से रिलेटेड ये काम होते हैं। किस मंत्रालय के अंडर आता है ये? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय जो है इसको पूरा रेगुलेट करने का काम करता है। तो जेम के अंदर वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय है जो इस तरीके के पूरे रेगुलेशन का काम देखता है। इसका यूज़ क्या है, मैंने पहले ही बताया, पेपरलेस और कैशलेस काम हो सकता है। साथ के साथ में
एक यूज़र इंटरफेस बनाना, दो लोगों के बीच में क्या हो, एक कनेक्टिविटी हो, जो भी ऑक्शन करने वाला है, चाहे वो गवर्नमेंट हो खरीदने वाली है या जो टेंडर लेने वाले हैं, जो अपना प्रोडक्ट और सर्विस बेचने वाले हैं, उनके बीच में क्या हो, एक कनेक्टिविटी हो, एक इंटरफेस हो। साथ के साथ में पारदर्शिता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। और विशेषज्ञों के द्वारा क्या होता है, ये प्रशासित होता है, यानी कि वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के जो भी विशेषज्ञ होते हैं विभिन्न क्षेत्रों में, वो इसको पूरा रेगुलेशन का काम करते हैं, देखरेख का काम करते हैं। तो हमारी जो न्यूज़ थी जेम से रिलेटेड, हमने देख लिया कि अभी उसमें क्या शामिल किया गया है। साथ के साथ हमने कुछ बैकग्राउंड में जाकर भी स्टोरी को अपने डिस्कस कर लिया। अब ये एक छोटी सी न्यूज़ है, इसमें बात की गई है, मैंने स्टार्टिंग में बताया कि ट्रेडर्स रिटेलर्स मस्ट रिपोर्ट वीकली वीट स्टॉक। अभी जो गवर्नमेंट ने क्या किया है, बोल दिया है कि वीट स्टॉक जितना भी है ट्रेडर्स और रिटेलर्स को बताना पड़ेगा कि उनके पास स्टॉक कितना है। कई बार आपने देखा होगा कि प्याज और टमाटर के रेट बहुत ज़्यादा ही क्या होते हैं, हाई पे चले जाते हैं। हाई पर क्यों चले जाते हैं, कई कारण होते हैं। एक तो इंटरनेशनल लेवल पे मान लीजिए कुछ भी उठापटक की स्थिति हो रही है, जैसे यूक्रेन रशिया का वॉर चल रहा है, उसकी वजह से हम सबसे ज़्यादा वीट जो इंपोर्ट कहाँ से करते हैं, यूक्रेन और रशिया। जो यूक्रेन जो है वो सबसे बड़ा वीट एक्सपोर्टर है, साथ के साथ में रशिया भी। तो ये क्षेत्रों में भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है। जब ये पूरा इनका युद्ध शुरू हुआ था तभी से गेहूं के मामले में या गेहूं के उत्पादन से रिलेटेड मामला आया था। साथ के साथ इंडिया जो है वो सेकंड नंबर पे गेहूं का सबसे बड़ा कंज्यूमर है, यानी कि हम सबसे ज़्यादा दूसरे नंबर पे गेहूं का उपभोग करते हैं चाइना के बाद। तो हमारे लिए एक तो हमारी पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, साथ के साथ में हमारी क्या है, नीड भी बहुत ज़्यादा है। तो उसको देखते हुए क्या है, टाइम टाइम पे गवर्नमेंट को इस तरीके की चीज़ें रेगुलेट करने के लिए लानी पड़ती हैं। और क्या होता है, कई बार जब मार्केट में महंगाई कब बढ़ती है, दो चीज़ें होती है, एक तो इंटरनेशनल जो भी इशू हो जाए, दूसरी चीज़ ये होती है कि जो बेचने वाले होते हैं ना, ट्रेडर्स और रिटेलर्स क्या होते हैं, वो क्या करते हैं, सामान का स्टॉक करने लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, काला बाजारी जिसको बोला जाता है ना, ब्लैक मार्केटिंग, उसमें क्या करते हैं, वो सामान को स्टॉक कर देते हैं। जब मार्केट में उसकी कमी हो जाती है तो फिर उस अनाज को वो मार्केट में लेके आते हैं और उसको दुगने दामों में बेचते हैं। क्योंकि वीट तो एक नीड है, बेसिक नीड है, चावल और गेहूं के बिना इंसान तो जी नहीं सकता। तो वो लोग क्या करते हैं, ट्रेडर्स क्या करते हैं कि स्टॉक रख लेते हैं और जब मार्केट में उसकी कमी हो जाती है तो फिर उसको क्या करते हैं, दुगने दामों पर बेचते हैं। तो इससे महंगाई जो है बहुत बढ़ जाती है। उसी को रेगुलेट करने के लिए भी गवर्नमेंट ने बोला है कि जो भी ऐसा नहीं चलेगा, जो भी वीट स्टॉक है उसको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, बिल्कुल सही जानकारी देनी पड़ेगी, सो दैट क्या करे गवर्नमेंट अपनी पॉलिसीज़ को क्या करे, चेंज कर सके। साथ है इसमें ये भी बताया गया है कि अभी जो पिछले 2017 से अगर तुलना की जाए तो भारत में जो है 9.7 मिलियन मीट्रिक टन गेहूं की कमी हो गई है और गेहूं के स्टॉक की गवर्नमेंट के पास जितना स्टॉक होता है उसमें कमी देखी गई है 2017 की तुलना में। तो अभी एक क्राइसिस चल रहा है, ये यूक्रेन रशिया वॉर का भी इस पर इफेक्ट है। इस वजह से गवर्नमेंट इस तरीके की चीज़ों को रेगुलेट करने का काम कर रही है। अब जो हमारी अगली न्यूज़ है ये आपके जीएस पेपर 3 से साइंस वाले सेक्टर से रिलेटेड है। साइंस में जब वो हेल्थ सेक्टर आता है, हेल्थ वाला पॉइंट आता है, वहाँ पर ये चीज़ें आपकी क्या हो सकती हैं, हो सकती हैं। इसमें क्या बात की गई है कि कैंसर, दो टाइप के कैंसर को रेगुलेट या ट्रीट करने के लिए अभी एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है उसको जो है परमिशन दी है, किसने, CDSCO ने। तो देखेंगे CDSCO क्या है। CDSCO का फुल फॉर्म क्या होता है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड्स ऑफ कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो क्या करती है, इस तरीके की दवाओं के ऊपर ट्रायल करने की और उसको मार्केट में लाने के लिए परमिशन देती है। तो फिलहाल उन्होंने एस्ट्राजेनेका जो कंपनी है, यूके की बेस्ड एक कंपनी है और उसका इंडिया में भी क्या होता है, शाखा है। तो एस्ट्राजेनेका को इस तरीके के दवाओं के ऊपर ट्रायल करने के लिए परमिशन दी गई है। और ये दवाई किससे रिलेटेड है, दो टाइप के कैंसर से रिलेटेड है। एक तो जो महिलाओं में बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर वाली ये दिक्कत होती है उससे भी रिलेटेड है, साथ के साथ एक गैस्ट्रिक जो कैंसर होता है उससे भी रिलेटेड है। तो इन दो कैंसर्स के ऊपर ट्रीटमेंट किया जाएगा। एक कैंसर कौन सा है, HER2, इसको याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। HER2 ये जो है ब्रेस्ट कैंसर से रिलेटेड है और दूसरा जो है HER2 पॉजिटिव गैस्ट्रिक, ये जो है आपके गैस्ट्रिक कैंसर से रिलेटेड है। तो ये दोनों ही कैंसर के जो बीमारी है उसके इलाज के लिए भी एस्ट्राजेनेका को परमिशन दी गई है। तो हम अभी देखेंगे कि CDSO क्या होता है, लेकिन किस दवा के थ्रू परमिशन दी गई है। तो दवा का नाम है ट्रांसस्टूजम्बिक डेरेक्सट्रेकन लाइफोफिलिज्ड, बहुत ही बड़ा सा नाम है, बहुत ही टफ नाम है। तो ये एक दवाई है, कहीं ऑप्शन में आपको मिले तो आपको पता होना चाहिए कि ये कैंसर को ट्रीट करने से रिलेटेड दवाई है और इसी के ऊपर, इसके यूज़ के ऊपर कितनी मात्रा में इसको दवाओं में मिलाया जाएगा, इसके ऊपर ये पूरा ट्रायल चल रहा है। तो ये हुई कुछ बैकग्राउंड की न्यूज़, एस्ट्राजेनेका को मिला है ये ट्रायल। अब हम देख लेते हैं CDSCO के बारे में। तो CDSCO की स्थापना कब हुई है, ये 1940 में स्थापित हुआ है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय यानी कि जो इंडिया की हेल्थ मिनिस्ट्री है
है उसके अंडर ये आता है। ये काम क्या करता है, जो भी औषधि है यानी कि दवाएं जो है, साथ के साथ में जो कॉस्मेटिक्स हैं, प्रसाधन सामग्रियां हैं, उन दोनों को रेगुलेट करने का काम करता है। साथ के साथ में अगर नई कंपनियों को लाइसेंसिंग देनी है, क्लिनिकल ट्रायल के लिए परमिशन देनी है, और जो भी दवाओं के लिए स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए, ये सब तय करने का काम किसका होता है, CDSCO का होता है। और ये क्या होता है, भारत में जो DGCI है ना, डायरेक्टर ऑफ ये जो ड्रग कंट्रोलर जो इंडिया है, वो क्या करता है, दवाओं के निर्माण, बिक्री, आयात और वितरण के लिए मानक तय करता है। तो इसके साथ भी कोलैब करके क्या है, CDSO काम करता है इंडिया में। तो ध्यान में रखिएगा, CDSCO का काम क्या है, दवाओं की परमिशन देना, लाइसेंसिंग वगैरह से रिलेटेड परमिशन देना, साथ के साथ दवाओं का क्या मानक होना चाहिए नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे, इनको भी तय करने का काम है। और किसी कंपनी को अगर किसी बीमारी के लिए इंडिया में प्रोडक्शन करना है, किसी दवाई का ट्रायल करना है, तो उसकी भी परमिशन यहाँ से मिलती है। तो ये थी पूरी न्यूज़। अब चलते हैं हमारे अगले न्यूज़ की तरफ। और ये जो मैं एस्ट्राजेनेका की बात कर रही थी, एस्ट्राजेनेका के लिए भी है कि इसने कोविड-19 के टाइम पे बहुत ही हेल्प की थी। कोविड शील्ड वगैरह बनाने में एस्ट्राजेनेका का बहुत बड़ा हाथ है। और ये क्या है, एक तरीके की बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी है, दवाओं वगैरह का काम करती है, साथ के साथ दवाओं पर रिसर्च का भी काम करती है। UK बेस्ड एक कंपनी है जिसकी अलग अलग देशों में शाखाएँ हैं। तो ध्यान रखिएगा ये पूरी न्यूज़ के बारे में। अब अगला जो छोटी सी न्यूज़ है उसमें क्या है, नोटिफाई नॉर्म्स टू मेक मूवीज़ एक्सेसिबल टू डिसेबल्ड पर्सन। हाई कोर्ट ने बोला है कि जो भी डिसेबल्ड पर्सन है, जो भी दिव्यांग व्यक्ति है, उसके लिए भी क्या होना चाहिए, जो मूवीज़ होती है, थिएटर होता है, वहाँ पर ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर होने चाहिए कि वो क्या कर सके, आराम से एंटरटेनमेंट का लाभ ले सकें। अभी जो डिसेबिलिटी एक्ट है इंडिया का, उसमें साथ के साथ में जो CBSB सेंटर फिल्म प्रोडक्ट जो फेडरेशन है, जो भी काउंसिल है, जो कि ये सारी चीज़ों को रेगुलेट करता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन वाला जो ऑर्गेनाइजेशन है, वो क्या काम करता है, इस तरीके से रेगुलेट करता है कि कोई भी फिल्म आ रही है उसमें क्या सेंसरशिप वगैरह का काम ये सारी चीज़ें करती है। आपने 2021 या 22 में इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बना हुआ था, फिल्म के सर्टिफिकेशन से रिलेटेड, तो आपको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। इसमें बात की गई है, जो CBFC है उसने बात की उस टाइम भी की थी, और जब रेगुलेशन ये आया था उस टाइम पे उन्होंने उसमें चेंजेस किए थे। और क्या किया था, जो भी फिल्म बनाने वाले जो भी डायरेक्टर हैं, उनको ये चीज़ें बोली गई थी कि आप जो ऑडियो दिखा रहे हैं, ऑडियो वीडियो के साथ में नीचे में एक लिखा हुआ भी आना चाहिए, सो दैट कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो सुन नहीं पाता है, वो देख करके या पढ़ करके क्या है, समझ सके कि क्या सीन चल रहा है। तो आपने देखा होगा कि अब अगर आप थिएटर वगैरह में जाते हैं तो आपकी मूवी चलती होती है, और जो भी वो बोल रहे होता है, जो भी कैरेक्टर बोल रहा होता है, वो नीचे डिस्प्ले होता रहता है आपकी स्क्रीन के ऊपर। तो ये कुछ टाइम पे जो है अपडेशन करती रहती है गवर्नमेंट भी। साथ के साथ अभी हाई कोर्ट ने भी बोला है, ये सारे काम होते किस लिए हैं, कुछ दिव्यांगजन होते हैं जो बोल नहीं सकते या जो सुन नहीं सकते, उनके लिए ये सारी व्यवस्थाएं की जाती है। तो हम जो समावेशी विकास को लेकर चलते हैं, और समावेशी विकास में हमारे ये सभी जन आते हैं जो कि दिव्यांगजन भी हैं, उनको भी हक है पूरा डिग्निफाइड लाइफ जीने का। तो उनके लिए टाइम पे इस तरीके के रेगुलेशंस आते रहते हैं। अब हमारी अगली न्यूज़ क्या है, अगली न्यूज़ है UAPA से रिलेटेड। ये आपके GS पेपर 3 में आपको कहाँ पर हेल्प कर सकता है, इंटरनल सिक्योरिटी से रिलेटेड ये टॉपिक आपको हेल्प कर सकता है। तो GS पेपर 3 में UAPA से रिलेटेड क्या पहले मुद्दा आया है, ये देख लेते हैं कि बैंक अकाउंट कैन नॉट बी फ्रोजन अंडर UAPA विदाउट सेटिस्फैक्शन दैट फंड्स आर बीइंग यूज्ड फॉर बैंड आउटफिट। मद्रास हाई कोर्ट की ये वर्डिक्ट आई है, जिसमें उन्होंने बोला है कि किसी भी व्यक्ति को UAPA के तहत ला करके उसके बैंक अकाउंट को सीज कर देना सही बात नहीं है, जब तक कि गवर्नमेंट या जब तक रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ये ना सेटिस्फाई हो जाएं कि सामने वाला व्यक्ति UAPA में क्या है, इन्वॉल्व है, और उसकी जो एक्टिविटी है वो अनलॉफुल है, जो लॉ है उसके अगेंस्ट है, तब तक उस व्यक्ति के अकाउंट को सीज नहीं करना है। अभी एक पटना में जो PFL करके एक आया था, PFI एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसको क्या किया गया था, UAPA के तहत शामिल किया गया था। तो इससे रिलेटेड एक पूरा मुद्दा चल रहा था, और उसी में जो मद्रास हाई कोर्ट है उन्होंने ये पूरा वर्डिक्ट दिया है। तो हम देखेंगे UAPA का सेक्शन 7 क्या कहता है। ये सेंटर को पावर देता है, इट पावर्स द सेंटर टू प्रोहिबिट द यूज़ ऑफ फंड एंड अनलॉफुल एसोसिएशन। तो जो UAPA का सेक्शन 7 है, UAPA एक्ट का सेक्शन 7 है, ये क्या करता है, सेंटर को, सेक्शन 7 क्लॉज 1 सेंटर को ये अथॉरिटी देता है केंद्र को कि वो क्या कर सकते हैं, ऐसे व्यक्तियों का जिनके रिगार्डिंग UAPA के तहत मामला दर्ज है, उनका ये बैंक अकाउंट सीज कर देते हैं। तो ये पूरा सेक्शन याद रखिएगा, और इसी के तहत बात की गई है कि इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। ये किसका एक्ट वायलेशन है, तो आर्टिकल 14 यानी कि जो समानता
समानता का अधिकार है उसका वायलेशन है, ऐसा हाई कोर्ट ने बोला है। साथ के साथ में आर्टिकल 21, तो 2 आपके यहाँ पर आर्टिकल भी जुड़ गए इस एक्ट से। तो आर्टिकल 21 और आर्टिकल 14 यानी कि जीवन जीने की स्वतंत्रता और समानता का जो अधिकार है उसका ये हनन है अगर बिना किसी जांच के, बिना सेटिस्फेक्शन के हम क्या कर रहे हैं, किसी व्यक्ति के बैंक अकाउंट को सीज कर रहे हैं, उसके पैसे का उसको यूज़ करने से रोक रहे हैं। तो ये पूरा मुद्दा आया है, हमने सेक्शन देख लिया। अब हम थोड़ा सा यूएपीए के बारे में देख लेते हैं। तो यूएपीए का फुल फॉर्म क्या है? अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट, यानी कि गैर कानूनी गतिविधियाँ रोकथाम अधिनियम। आया कब था ये? 1967 में ये पहली बार आया था। और ये काम क्या करता है? जो भी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्या करे, देश में अराजकता फैलाने का काम करे या किसी तरीके से आतंकवादी वो संगठन से जुड़े हों, देश की संप्रभुता को क्षति पहुंचाए या फिर नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे क्या करें, रिश्तों को ख़राब करे देशों के साथ में, तो ऐसे व्यक्तियों को इस एक्ट के तहत क्या कर दिया जाता है? डिटेन कर दिया जाता है। और लगभग 180 डेज तक बिना किसी बात के, बिना किसी दस्तावेजीकरण के क्या किया जा सकता है? व्यक्ति को डिटेन करके जेल में रखा जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इसका कभी कभी गलत भी यूज़ होता है, मिसयूज़ भी होता है, ये भी कंसर्न रहता है। तो फिलहाल इसी को ध्यान में रखते हुए हाई कोर्ट ने बोला है कि इस तरीके के मामले में बैंक वगैरह सीज करना आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए जब तक आप सेटिस्फाइड ना हो जाए। इसकी पूरी जांच कौन करता है? तो एनआईए जो है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, वो इसके बारे में पूरी जांच करती है और देश भर में इस तरीके की एक्टिविटीज़ को रोकने का काम करती है। तो ये साथ के साथ इसमें मैंने पहले ही बताया कि संदिग्धों को बिना किसी आरोप या मुकदमे के, अगर किसी व्यक्ति पर केवल संदेह है तो भी उस व्यक्ति को इसके तहत क्या किया जाता है? 180 डेज के लिए डिटेन कर दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसका मिसयूज़ भी होता है। ये है पूरी न्यूज़ पूरा यूएपीए से रिलेटेड। अब चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। इंटरनेशनल लेवल का ये न्यूज़ है। फॉलोइंग यूएन वीटो, रशिया सेज बिग पावर्स नीड टू स्टॉप स्ट्रैंगलिंग नॉर्थ कोरिया। तो यूएनएससी की बैठक हुई, यूनाइटेड नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक होती है, सभी को पता है। उसमें 5 स्थायी सदस्य हैं और इन 5 स्थायी सदस्यों को क्या होता है? वीटो करने का अधिकार होता है, जिसमें रशिया भी है। तो रशिया ने अभी नॉर्थ कोरिया के मुद्दे पे क्या कर दिया है? वीटो कर दिया है और उसने बोला है कि बार बार इनके अगेंस्ट सैंक्शन लगाना गलत है। यूएसए और कुछ ऐसी कंट्रीज़ हैं जो क्या है, बिल्कुल हाथ धो करके इनके पीछे पड़ गई हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर हम इस संस्था में आए हुए हैं तो हमें क्या करना चाहिए? सभी को ध्यान में देकर सभी प्रोग्रेस करें, इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो हर दिन आए दिन जब भी देखो परमाणु परीक्षण करता होता है। इसकी वजह से क्या है, बहुत सारे देश उसका बायकॉट करते हैं, उस पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाते हैं। तो उसी से रिगार्डिंग ये पूरा मुद्दा है और उसमें क्या बात की गई है रशिया के द्वारा कि इस तरीके की एक्टिविटी नहीं करनी चाहिए। अब एक अगली न्यूज़ ये जो है जापान से रिलेटेड है, इंटरनेशनल लेवल की एक न्यूज़ है, लेकिन इसमें जो सप्लीमेंट या जिस दवाई या जिस फूड कलर का यूज़ किया गया है वो कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इसलिए हम इसको यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसमें क्या बोला गया है? 5 डेड ओवर 100 हॉस्पिटलाइज्ड आफ्टर टेकिंग हेल्थ सप्लीमेंट इन जापान। तो हेल्थ सप्लीमेंट जो जापान में मिलता है, जो दवाइयाँ मिलती हैं, हेल्थ सप्लीमेंट्स मिलते हैं, उसमें कुछ ऐसे पदार्थ या कुछ ऐसे तत्व पाए गए हैं जिनका यूज़ करने की वजह से क्या हुआ है, जापान में 5 लोगों की डेथ हो गई है और 100 जो लोग हैं वो क्या हो गए हैं, अभी फ़िलहाल हॉस्पिटलाइज्ड हैं। तो वो क्या है ऐसा जो ऑस्का बेस्ड एक कोबयासी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और उसने ये पूरी बात की, ये पूरी प्रॉब्लम को ये जनवरी में ही इनको बताया गया था। जापान की जो भी सरकार है उनको बताया गया था कि इस तरीके का दवाइयों में इस तरीके के कलर का यूज़ हो रहा है जिसके साइड इफ़ेक्ट्स है, लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया गया। अब फाइनली डेथ के केसेस आ रहे हैं या हॉस्पिटलाइजेशन के केसेस आ रहे हैं, तो अब उस पर गवर्नमेंट ध्यान देने वाली है। तो ये है पूरी न्यूज़ और इसमें बात की गई है। और जिस दवाई की वजह से ये हो रहा है तो बेनिकोजी करके एक है, बेनिकोजी जो है वो एक तरीके का एक कलर है, एक फूड सप्लीमेंट या फूड कलर है जिसका यूज़ क्या होता है, इन दवाओं में होता है। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, हेल्थ पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहे हैं, अभी लोगों की जान भी जा रही है। तो बेनिकोजी को फ़िलहाल क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो अगर आपसे कहीं एग्ज़ाम में साइंस वाले क्वेश्चन में ये सारी चीज़ें बने, बेनिकोजी कहीं पर वर्ड आए, तो आपको पता होना चाहिए ये किससे रिलेटेड है, ये फूड सप्लीमेंट या हेल्थ सप्लीमेंट से रिलेटेड है। आज का सेशन, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको हमारी पहल अच्छी लग रही है तो हमारे क्लासमेट गुरु चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नए टॉपिक्स के साथ। थैंक यू।